आप सभी ने एक कहावत तो सुनी ही होगी कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है खुद उसी में गिर जाता है। और ऐसा ही कुछ हाल इस वक्त बीजेपी का हो गया है, क्योंकि बिहार में बीजेपी जेडीयू को कमजोर करने में लगी हुई थी, लेकिन उसे कहां पता था कि जेडीयू के साथ खेला करने की प्लानिंग कर रही बीजेपी के साथ ही खेला हो जाएगा और वो सत्ता से बाहर हो जाएगी। अब बीजेपी को करारा झटका लग चुका है। इसके साथ ही सियासी गलियारों में कई सवाल भी उठने लगे हैं कि अब आगे क्या होगा। क्या सिर्फ सत्ता से बाहर निकालना ही था प्लान? 2024 के लिए हो रही है तैयारी। अब 2024 के लिए बीजेपी की कैसे बढ़ गई मुश्किलें? तो दोस्तों, आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम इन्हीं सब सवालों पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं अंशिता श्रीवास्तव हाजिर हूं। आइए जानते हैं कि 2024 में कैसे बढ़ने वाली है बीजेपी के लिए मुश्किलें। दोस्तों, 9 अगस्त का दिन बीजेपी को हमेशा के लिए याद रहेगा, क्योंकि जहां एक तरफ महाराष्ट्र में बीजेपी मंत्रिमंडल विस्तार कर रही थी, तो वहीं बिहार में सत्ता से बेदखल हो रही थी। ऐसे में यह भी कहा जा सकता है कि बीजेपी के लिए बड़ी पेचीदा स्थिति पैदा हो गई थी कि वो महाराष्ट्र की खुशी मनाए या बिहार का गम। खैर, लाख कोशिशों के बाद बीजेपी के हाथ से बिहार की सत्ता चली गई और वो हाथ मसलती रह गई। ठीक उसी तरह जैसा अभी कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में एमवीए यानी महाविकास अघाड़ी के साथ हुआ था, और अब नीतीश कुमार 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं और तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बना दिया गया है और बीजेपी बेबस होकर यह सारा नजारा देखती रही। हालांकि सत्ता जाने से बीजेपी बौखला गई और उसने नई सरकार का पुरजोर विरोध पहले दिन से ही शुरू कर दिया। 10 अगस्त को भाजपा प्रदेश कार्यालय के सामने महाधरना का आयोजन किया गया। अब बीजेपी कितना भी शोर क्यों ना मचा ले, जो होना था वो तो हो ही गया। यानी महाराष्ट्र की सत्ता हथियाने से फूले नहीं समा रही बीजेपी अब सदमे में है और झारखंड और बिहार में बीजेपी के घमंड और ओवर कॉन्फिडेंस को चकनाचूर कर दिया है और बीजेपी को असलियत से वाकिफ करवा दिया है कि सब जगह खेला नहीं हो सकता, कभी उसके साथ भी खेला हो सकता है। और ऐसे में बिहार और झारखंड ने बीजेपी से महाराष्ट्र की खुशी छीन ली। बता दें कि महाराष्ट्र के बाद बीजेपी की नजर थी झारखंड पर, लेकिन वहां उसका गेम फेल हो गया। इस झटके से बीजेपी उभर नहीं पाई थी कि बिहार में तो उसके हाथ से सत्ता ही चली गई। ऐसे में अब सवाल ये है कि जेडीयू और राजद का बस यही प्लान है या ये बस एक शुरुआत है? जेडीयू के अचानक पाला बदलने के बाद से सियासी गलियारों में कई सवाल उठने लगे हैं कि क्या इस बदलाव का असली मकसद 2024 में बीजेपी को देश की सत्ता से बेदखल करना है, और अगर ऐसा है तो इसके लिए जेडीयू और राजद की रणनीति क्या है? तो आपको बता दें कि शपथ ग्रहण के बाद ही नीतीश ने खुले तौर पर विपक्ष को एकजुट करने की सलाह दे डाली। नीतीश कुमार ने स्पष्ट कहा कि 2014 में जो आए थे वो 2024 में नहीं रहेंगे। यानी नीतीश कुमार ने मौजूदा केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2024 के लोकसभा चुनाव में जीत को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। इतना ही नहीं, नीतीश ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी आड़े हाथों लिया और उनके बयान पर पलटवार कर दिया। नीतीश ने कहा कि कुछ लोगों को लगता था कि विपक्ष खत्म हो जाएगा, लेकिन अब हम भी विपक्ष में हैं। हम रहें या ना रहें, वो 2024 में नहीं रहेंगे। मैं विपक्ष को 2024 के लिए एकजुट होने की अपील करता हूं। अब नीतीश कुमार के इन बयानों से साफ है कि बीजेपी के लिए बिहार में हुआ सत्ता पलट सिर्फ एक ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है, जो 2024 में पूरी हो जाएगी। यानी जेडीयू, राजद, कांग्रेस, इन सभी दलों का साथ आना 2024 में बीजेपी के लिए बड़ा खतरा बन गया है और अब इन दलों का फोकस सिर्फ 2024 लोकसभा चुनाव पर ही है। हालांकि इस बात के संकेत तो तभी मिल गए थे जब बीजेपी से अलग होने से पहले नीतीश ने कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी से फोन पर बात की थी, जिससे साफ हो गया था कि नीतीश और कांग्रेस 2024 में बीजेपी के खिलाफ एक खास रणनीति पर काम करेंगे। इन सबके बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने बिहार में हुए सियासी बदलाव की तुलना महाराष्ट्र से कर दी। रमेश ने कहा कि महाराष्ट्र में बीजेपी ने दल बदल पर काम किया, जबकि बिहार में उन्हें नकारा और बेदखल कर दिया गया। बिहार में कोई ऑपरेशन लोटस नहीं था, कोई कैश नहीं पकड़ा गया, कोई ईडी रेड नहीं हुई, कोई असम का सीएम नहीं था, कोई रिजॉर्ट की यात्रा नहीं थी। सब कुछ बिहार की स्टाइल में कम खर्च और सभ्य तरीके से हुआ। सीएम को सबसे बड़े दल और अन्य का समर्थन मिला। महाराष्ट्र में भाजपा ने दल बदल पर काम किया, बिहार में भाजपा को नकारा और बेदखल कर दिया गया। जयराम रमेश के इस ट्वीट में बीजेपी को उसकी करनी की याद दिलाई।
इतना ही नहीं, आज बीजेपी बौखला गई है और नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप लगा रही है। बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि 2017 से अब क्या बदल गया जो नीतीश कुमार एक बार फिर आरजेडी के साथ चले गए। नीतीश कुमार ने जनमत का अपमान किया है, उन्हें एक बार फिर चुनाव में जाना चाहिए। आज बीजेपी जनमत के अपमान की बात कर रही है, लेकिन जब 2017 में नीतीश कुमार ने पाला बदला था तो यही बीजेपी इसे नीतीश का मास्टर स्ट्रोक बता रही थी। यानी जैसी करनी वैसी भरनी वाला मुहावरा बीजेपी पर इस वक्त पूरी तरह फिट बैठता है। हालांकि बिहार में बीजेपी अपने इस हाल की खुद ही जिम्मेदार है, क्योंकि बिहार में बीजेपी को जेपी नड्डा का वो बयान भारी पड़ गया जिसमें उन्होंने कहा था कि सारी क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी, सिर्फ बीजेपी ही बचेगी। जिसके बाद विपक्ष तो सिर्फ हमलावर हुआ था, लेकिन बीजेपी के सहयोगी दल सचेत हो गए थे और जेडीयू ने अचानक से ये बड़ा कदम उठा लिया और बीजेपी देखती ही रह गई। अब इस फेरबदल के बाद से ही बीजेपी के लिए आगे की राह कठिन हो गई है। आखिर कैसे, ये बड़ा सवाल है। तो आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए से अलग होने के बाद नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को बड़ी मात दी है। बिहार वही राज्य है जहां 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने 40 में से 39 सीटों पर कब्जा किया था। नीतीश कुमार की नाराजगी को भांपते हुए बीजेपी ने सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद उनकी आहत भावना को शांत करने की कोशिश की, क्योंकि बीजेपी को मालूम था कि 2024 में उसे परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बीजेपी नेतृत्व ने नीतीश कुमार को मनाने के लिए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बीजेपी से दोस्ती के इरादे से 2 बार पटना भेजा। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में कहा था कि नीतीश कुमार 2025 तक सीएम बने रहेंगे। 2015 के विधानसभा चुनावों में आरजेडी जेडीयू गठबंधन के हाथों बीजेपी को करारी हार झेलनी पड़ी थी। आरजेडी के पास मुसलमानों और यादवों पर मजबूत पकड़ बनी हुई है। नीतीश और कांग्रेस सहित छोटे छोटे दलों के साथ आने से ये गठबंधन काफी भारी हो गया है। नीतीश कुमार के पास कुर्मी और कुशवाहा समाज का समर्थन माना जाता है। इसके साथ साथ अधिकांश पिछड़ी जातियों के बीच भी उनकी लोकप्रियता है। ये समीकरण बीजेपी की मुश्किलों को बढ़ाने वाला है। अब बीजेपी इस चुनौती को पहचानती है, हालांकि वो इससे डरती नहीं है। उसे ओबीसी समाज से आने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पर पूरा भरोसा है। बिहार को उत्तर का तमिलनाडु कहा जाता है, जहां पिछड़ों की विशाल आबादी है। हालांकि उत्तर भारत के दूसरे राज्यों की तरह बिहार में भी हिंदुत्व के समर्थन का इजाफा हो रहा है। ये जाति की राजनीति की धार को कुंद करने में मदद कर सकता है। फिलहाल ये अनुमान लगाना मुश्किल है कि अब से 2 साल बाद बिहार में क्या होने वाला है, लेकिन 2024 निश्चित रूप से 2014 जैसा नहीं होगा। फिलहाल नीतीश कुमार के कदम ने बीजेपी को बिहार विधानसभा में एकमात्र विपक्षी दल के रूप में अकेला छोड़ दिया है। बीजेपी की हालत देखकर कहा जा सकता है कि जिसके घर शीशे के हों वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंका करते। तो आज की इस स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट के साथ। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।